बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर। ठीक है, अब हम लोगों ने जब हम लोग बेसिकली पढ़ के रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़े हैं जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ हो रही होती है। अब पहले दो स्टेप्स से वो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आपने सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, जो जीन आपने कॉपी करवानी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का देखा था हमने कि किस तरह से आप उस जीन को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर सेल। अब थर्ड जो चीज़ है वो आपने देखना है कि मॉलिक्यूलर कैरियर क्या चीज़ होती है और मॉलिक्यूलर वेक्टर्स क्या चीज़ होते हैं। अब उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है बच्चों, यानी कि दो जीन्स को आपस में कंबाइन करना है, तो उससे क्या होगा कि आपने एक सेल से डीएनए को उठाना होता है और दूसरे सेल में आपने उसको इंसर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपके अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँ, एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या करना है, अपना वेक्टर जो है अपने इस सेल में मैंने क्या करना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालनी है। ठीक है, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके अंदर है, वो दूसरे सेल के अंदर है। लेट्स सपोज ये मेरे पास दूसरा सेल है, सही है, और इसके अंदर मेरे पास क्या पड़ी हुई है बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट पड़ी हुई है। ये मेरे पास आ गई जी जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने इस सेल से उठा के किस में डालना है, इस सेल में डालना है और इस सेल के डीएनए के साथ उसको अटैच कराना है। तो जब वो डीएनए बनेगा तो उसको आप क्या नाम दे देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम दे देंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए मैंने यहाँ से इस जीन को उठाना है, तो इसको ऊपर मैंने क्या, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्शन होगी, उसके बाद मैंने इसको कट किया। तो कट कैसे किया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू किया था। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है वो जीन का आ चुका है। अब इस जीन को निकाल के मैंने किधर लेके जाना है बच्चों, उस सेल में लेके जाना है। ठीक है, तो इस सेल में लेके जाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक वेक्टर चाहिए होगा। अब इस वेक्टर में मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालूंगी और ये वेक्टर या ये कैरियर क्या करेगा, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो पर्टिकुलर होस्ट सेल है उसमें जाके डाल देगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो एक आपको मॉलिक्यूलर वेक्टर चाहिए होगा ताकि आप उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकें होस्ट सेल में। वेक्टर एक्ट एज अ व्हीकल फॉर कैरिंग फॉरेन डीएनए इनटू द, और वो फॉरेन डीएनए क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। वो ये व्हीकल के तौर पे, गाड़ी के तौर पे काम करता है कि आप उस फॉरेन ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके अंदर डाल दें, होस्ट सेल के अंदर डाल दें। क्यों, ताकि वहाँ पे होस्ट सेल में जाके वो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करे, मल्टीप्लाई करे और अपना एक्सप्रेशन शो करे। अब आपने यहाँ पे जब जीन ये डाल देनी होती है बच्चों, बेसिकली पर्पज़ क्या है कि जब आप यहाँ पे ये जीन आ जाएगी ना तो ये सेल क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। ठीक है ना, ये सेल जब ग्रो करेगा तो ये जीन जो है वो वर्क करेगी और जब ये जीन वर्क करेगी तो ये क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जब ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो आपको प्रोटीन चाहिए होगी, आपको प्रोटीन मिलेगी, तो इसको आप क्या नाम दे देंगे कि जो एक्सप्रेशन सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो एक्सप्रेस हो रही है। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई करते हैं वो जहाँ पे वहाँ होस्ट सेल में जाके और आपके पास स्पेसिफिक प्रोटीन, जैसे इंसुलिन की एग्जाम्पल दी हुई है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है। अब वेक्टर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के, अब आपको जो है ये वेक्टर्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे, कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो वेक्टर के तौर पर काम कर रही होती हैं। सो इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ है वो क्या है बच्चों, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को सबसे ज़्यादा वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया ड्रॉ करूँ तो बैक्टीरिया का एक तो यहाँ पे न्यूक्लियोरल मटेरियल पड़ा होगा ना, जो डीएनए वगैरह पड़ा होगा। उसके अलावा एक स्मॉल सर्कुलर सी बॉडी होती है जिसके अंदर क्या पड़ा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है। ठीक है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, प्लाज्मिड का नाम दे देते हैं। सही, सो प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल नेचुरली फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, ये प्लाज्मिड रखा हुआ है। इस प्लाज्मिड को आप क्या किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा उसके जो प्लाज्मिड के अलावा जो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, एक तो लेम्डा फेज डीएनए है। ठीक है ना, एग्जांपल ऑफ वेक्टर अदर देन प्लाज्मिड आर लेम्डा फेज डीएनए। लेम्डा फेज जो है बच्चों वो वायरस के डीएनए को कहते हैं। उसके अलावा वो भी वायरस का डीएनए भी किसके तौर पर एक्ट कर रहा होता है, वेक्टर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। कोस्मिड, कोस्मिड में प्लाज्मिड और फेज डीएनए दोनों आ जाते हैं, ये भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी जो है, यैक जिसका नाम है, वो भी प्लाज्मिड के तौर पे वेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी वेक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो कौन कौन से वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, एक तो प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, लेम्डा फेज एक्ट कर रहा है वेक्टर के तौर पे। ठीक है, वो आपके पास कैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है। उसके अलावा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक्ट कर रहा होता है, कोस्मिड एक्ट कर रहा होता है वेक्टर के तौर पर, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनमें से कोई भी चीज़ आप एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग गाड़ियों की एग्जांपल है बच्चों, तो गाड़ियों में रिक्शा भी आ जाता है, वैन भी आ जाती है। ठीक है, पर्सनल गाड़ी भी आ जाती है, मोटरसाइकिल भी आ जाता है, साइकिल भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कैरियर के तौर पे काम कर रही होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, शिफ्ट करा रही होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्लाज्मिड है, लेम्डा फेज है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है और कोस्मिड है।
अब यहाँ पे उन्होंने फर्दर आपको बताया हुआ है प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड वाज डिस्कवर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स स्टडीइंग द सेक्स लाइफ ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम इकोलाई। इकोलाई की जब वो सेक्स लाइफ बढ़ रहे थे, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, उसमें उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, प्लाज्मिड को डिस्कवर किया था। ठीक है, ये किधर पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में नॉर्मली पाया जाता है, लेकिन कुछ यूकेरियोट्स के अंदर जैसे यीस्ट हो गया या कुछ हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, ये पाया जाता है। दे आर सेपरेट फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए सो कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। अब मैंने आपको यही बताया था कि जो बैक्टीरिया है उसका अपना भी क्रोमोसोम होता है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या नाम, एक्स्ट्रा डीएनए पड़ा होता है, इसलिए आप इसको क्या नाम दे देते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नाम दे देते हैं। अब जब इसके अंदर डीएनए है तो डीएनए जहाँ पे भी होगा उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है बच्चों, रेप्लिकेट कर सकता है। तो इसी तरह प्लाज्मिड के अंदर भी एबिलिटी होगी कि अपना इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि इसको सेल के ऑर्डर्स की या डीएनए के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है। ठीक है, प्लाज्मिड कैरी जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। अब प्लाज्मिड की क्या क्वालिटी है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे अगर आपके पास ये एक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल किसी बॉडी को एक्ट करता है ना, तो आप क्या करते हैं, अब लेट्स सपोज इसने ह्यूमन सेल को अटैक किया, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो क्या होगा, जब एंटीबायोटिक एक बंदे ने ली हुई है तो वो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरियल सेल को क्या कर देती है, किल कर देती है। सही है, तो जब ये किल हो जाएगी तो ह्यूमन सेल क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, इनके अंदर जो प्लाज्मिड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो इस सेल को कुछ भी नहीं कह सकेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। तो अगर प्लाज्मिड है तो वो उसके अंदर उसके ऊपर एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर रही होती, इसको आप क्या नाम दे देते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो इसकी दो ही प्रॉपर्टी है कि एक तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ठीक है ना, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर क्या होगी, फर्टिलिटी भी, इसके अलावा जीन्स होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी की। ठीक है, वन ऑफ द कॉमन प्लाज्मिड्स डिस्कवर्ड अर्लियर वाज PSC101 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है बच्चों, अब एक एंटीबायोटिक है। तो जब आप एक बंदे ने अगर एंटीबायोटिक खा रहा है टेट्रासाइक्लिन, तो उसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर रेजिस्टेंस आई हुई है, उस एंटीबायोटिक का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और जो दूसरा है वो क्या है, PBR322। PBR322 के अंदर ये भी एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आई हुई है, या ऐसी जीन्स होती हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्ट करती हैं, जो कि कौन सी एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन अगर एंटीबायोटिक खा भी रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, ये प्लाज्मिड अगर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किल नहीं हो सकेगा, वो बैक्टीरिया किल नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो अब ये क्या है, प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड को ही मैंने कहा था शुरू में कि प्लाज्मिड नॉर्मली जो है वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि और वेक्टर्स के अंदर हमें नहीं मिलते। तो सबसे पहले जो क्वालिटी है वो क्या है कि प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। Plasmid contain an origin of replication site which is required for self-regulating replication of plasmid in host cell। अब origin of replication site का मतलब क्या है बच्चों के प्लाज्मिड के अंदर अपना डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे ही है। तो डीएनए जिसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसका मतलब है कि उसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मिड के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, तो उसका मतलब है ये सेल्फ रेगुलेटेड रेप्लिकेशन अपना कर सकता है। जब ये होस्ट सेल में जाएगा तो वहाँ पे जाके ये खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है। और हम लोग जीन्स को ट्रांसफ़र ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है, प्रोटीन्स का मैंने बताया था ना आपको। सो जब आप क्या करते हैं कि वेक्टर को किसी सेल के अंदर डालेंगे भी ना, लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये वेक्टर जब इसके अंदर चला भी जाएगा ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या थी बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट थी। तो अब ये प्लाज्मिड जाके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेगा तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास उसकी क्या बनती जाएंगी, मल्टीपल कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो जब मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी बच्चों, तो आपको इसको रिकॉम्बिनेंट, इसको एक दूसरे होस्ट डीएनए में डालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। तो जब ये खुद से रेप्लिकेट तो आपके पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन इंसर्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन बनेंगी जो कि इसके अंदर इंसर्ट हुई थी। ठीक है, दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टी कि इसके अंदर कौन सी जीन्स होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं, जो कि किसके तौर पे काम कर रही होती है, मार्कर के तौर पे काम कर रही होती हैं। अब मार्कर का मतलब क्या है बच्चों कि आपने एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया है। अब अगर आपने एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना भी दिया है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने एक ऐसा प्लाज्मिड बनाया है। अब ये एक क्रोमोसोम, ये प्लाज्मिड इस तरह के एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए था ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब आपके पास क्या हुआ है कि आपने क्या किया है, इसके अंदर क्या डाल दिया, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये डाल दिया। ठीक है, अब जब आपने इसको डाला है तो इसके ऊपर जो है प्लाज्मिड के ऊपर क्या एक्ट कर रहा था, प्लाज्मिड के ऊपर अगर आप टेट्रासाइक्लिन ऐड करोगे तो वो टेट्रासाइक्लिन का इस प्लाज्मिड के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा।
ठीक है, यानी इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। अब जब आपने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है तो अब आप इसको किसी और सेल में डालेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इस बैक्टीरिया के ऊपर पहले टेट्रासाइक्लिन असर कर रही थी, ठीक है। अब जब इसके ऊपर असर कर रही थी तो ये बैक्टीरिया किल हो रहा था। अब आपने इसके अंदर ये प्लाज्मिड डाला है जिसके अंदर क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब आप इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि क्या पता हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बैक्टीरिया के अंदर गया है या नहीं गया, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर गया है या नहीं गया। तो उसको चेक करने के लिए आप इस बैक्टीरिया को क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन। तो वो बैक्टीरिया बच्चों जो कि पहले टेट्रासाइक्लिन से किल हो रहा था, अब वो टेट्रासाइक्लिन से किल नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अब वो प्लाज्मिड आ चुका है जो कि इस टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट कर रहा है। तो आपने जब वो प्लाज्मिड उसके अंदर चला गया है तो उस प्लाज्मिड के अंदर क्या था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी था। तो इसका मतलब है हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उस बैक्टीरिया के अंदर चली गई है। इधर यहाँ पे भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो मार्कर्स होते हैं ना बच्चों, वो किससे हेल्पफुल होते हैं, इन सिलेक्टिंग ऑफ सेल्स दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। अब आप कैसे पता चलेगा कि इस सेल के अंदर प्लाज्मिड चला गया है या नहीं गया, तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, मार्कर्स काम कर रहे होते हैं। द मार्कर यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पे जो हम मार्कर सिलेक्ट कर सकते हैं वो क्या है कि हम लोग देखेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस बैक्टीरियल सेल में गई है या नहीं गई थ्रू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यूजली कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और वो कौन सी जीन्स होती हैं, एम्पिसिलिन को रेजिस्ट कर रही होती हैं, टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट कर रही होती है, ठीक है। व्हेन दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इट विल रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये दो बैक्टीरिया थे, सेम थे, ठीक है। अब एक के अंदर आपने प्लाज्मिड डाल दिया है और दूसरे के अंदर प्लाज्मिड नहीं गया। टेट्रासाइक्लिन को पहले दोनों क्या कर रहे थे, दोनों जो है वो टेट्रासाइक्लिन से आपने चेक किया है कि इसमें टेट्रासाइक्लिन से कौन सा बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ये वाला बैक्टीरिया किल हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन से और ये वाला नहीं होगा। तो जब ये वाला नहीं होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर प्लाज्मिड गया हुआ है, आपका वेक्टर चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड चीज़ क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। कि आपके पास एक वेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होनी चाहिए। किस स्पेसिफिकली किस एंजाइम के लिए, एंडोन्यूक्लियस के लिए बच्चों, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस ने क्या करना है, जैसे ये प्लाज्मिड पूरा था ना, तो इस प्लाज्मिड को यहाँ से इस पोर्शन को कट करने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ताकि ये वाला पोर्शन हम रिमूव करें और इस जगह पे हम लोग क्या डाल दें, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दें, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। वन रिस्ट्रिक्शन साइट लाजमी होती है ताकि आप फॉरन डीएनए फ्रेगमेंट को इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। और वो फॉरन डीएनए सेगमेंट कौन सा होगा बच्चों, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, वो रिस्ट्रिक्शन साइट जो है उसके ऊपर एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे, वो यहाँ से इस फ्रेगमेंट को रिमूव करेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अटैच कर देंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ एंडोन्यूक्लियस फॉर द इजी इंसर्शन ऑफ फॉरन डीएनए। फॉरन डीएनए इधर इजीली इंसर्ट हो जाएगा। कौन इंसर्ट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंसर्ट करने के, लेकिन ये तब भी होगा ना जब यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी, जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। उसके अलावा वेक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों, प्रोमोटर रीजन फॉर जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास क्या होगा, जब आपने जीन को इंसर्ट कर दिया होस्ट सेल के अंदर, तो वो जीन्स वहाँ पे जाके क्या करेगी बच्चों, प्रोटीन्स बनाएगी। ऐसे ही है, वो जीन्स कैसे प्रोटीन्स बनाएगी कि जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाएगा और वहाँ से क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। सो प्लाज्मिड के अंदर क्या होती हैं, प्रोमोटर सीक्वेंस होती है जो कि क्या करता है, दैट इनेबल्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंसर्टेड जीन इनटू द होस्ट सेल। तो जो आपने जीन होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया ना, ये प्लाज्मिड उसकी ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, वो उसको हेल्प करता है, जिसकी वजह से जब जीन जो है वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेंगे बच्चों, ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन्स बनेंगे, और जब प्रोटीन्स बनेंगे तो उसका मतलब वो जीन एक्सप्रेस हो रही है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जीन की प्रोटीन्स बन रही हैं और उस जीन ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये भी कौन हेल्प करा रहा होता है, प्लाज्मिड ही हेल्प करा रहे होते हैं। उसके अलावा इसकी क्या क्वालिटी है कि इसका साइज स्मॉल होता है। जब साइज स्मॉल होगा तो इसको आप इजीली इंसर्ट भी कर सकते हैं होस्ट सेल में भी, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फॉरेन डीएनए को भी आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हाई कॉपी नंबर बन सकता है। हाई कॉपी सम प्लाज्मिड आर फाउंड इन हाई कॉपी नंबर इनसाइड द होस्ट सेल रिजल्टिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोन डीएनए। ये मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे बताया था कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं। तो जब मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे तो आपके पास जो होस्ट सेल होगा वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा आपको प्लाज्मिड मिलेंगे। तो जब बहुत ज़्यादा प्लाज्मिड मिलेंगे तो आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी कॉपीज़ मिल जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद उन्होंने बच्चों क्या बताया हुआ है कि PBr322 एक प्लाज्मिड का एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने। सबसे पहला जो प्लाज्मिड आइडेंटिफाई हुआ था वेक्टर के तौर पे वो यही था। इट इज़ आर्टिफिशियली डेवलप्ड इन द लेबॉर्ट्री बाय बोलिवर एंड रॉड्रिगेज इन 1977। PBr322 इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम नेचुरल बैक्टीरिया प्लाज्मिड। आपके पास क्या है, ये नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड से मॉडिफाई हुआ है। दिस वेक्टर हैज़ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट भी होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी होती है, ठीक है। सो ये जो प्लाज्मिड है ये आपके पास आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड है, यानी साइंटिस्ट ने इसे खुद से बनाया है, ठीक है। ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जो कि आर्टिफिशियल सिंथेसाइज किया गया था और इसके अंदर क्या क्या है, सारी की सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो कि हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी है, रिस्ट्रिक्शन साइट भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी है, ठीक है। अब उसके बाद की फीचर्स क्या है इस प्लाज्मिड के जो आर्टिफिशियल सिंथेसाइज हुआ है कि इसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इट कैरीज अ फ्रेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड PMB1 दैट एक्ट एज द ओरिजिन फॉर DNA रेप्लिकेशन टू इंश्योर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इसके अंदर ये वाली जो साइट होती है वो किसके तौर पे एक्ट कर रही होती है, DNA रेप्लिकेशन के ओरिजिन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, DNA रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि एक जो ये प्लाज्मिड है इससे मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ प्लाज्मिड बन जाएंगी। उसके अलावा इसकी साइज़ की बात करें बच्चों तो इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल प्लाज्मिड हैविंग 4361 BBB। स्मॉल साइज इज इंपॉर्टेंट एज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ प्लाज्मिड। यानी कि जितना प्लाज्मिड का साइज़ कम होगा उतनी ज़्यादा आप जो है वो ट्रांसफॉर्म करने में जो DNA की ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो उतनी ज़्यादा इजीली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बिकम वेरी लो इफ़ प्लाज्मिड साइज इज़ अबव 10 kbp। तो आपके पास अगर तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना, जो प्लाज्मिड की ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसका साइज़ कितना है 4361। तो 10,000 से अगर लार्जर साइज़ होता है तो उसकी प्लाज्मिड की ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब है बच्चों कि आपने इसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। 10 DNA सेगमेंट अप टू 6 kbp कैन पॉसिबली बी इंसर्टेड इन PBr322 प्लाज्मिड टू फॉर्म इट रिकॉम्बिनेंट। तो DNA सेगमेंट अगर 6 के 1000 BP का भी है ना तो आप उसको इजीली इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो आप इसके अंदर जो है वो DNA का स्मॉल फ्रेगमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कॉपी नंबर देखा जाए तो इसके हाई कॉपी नंबर होते हैं 15 कॉपीज़ हर सेल में ये बना रहा होता है, ठीक है, ये प्लाज्मिड जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हुआ है। और उसके अलावा क्लोनिंग साइट की बात करें तो उसके अंदर एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। सम ऑफ दीज आर लोकेटेड वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। जो DNA सीक्वेंस है ना, यानी कि पूरे का पूरा प्लाज्मिड है तो उसके अंदर क्या पड़ा होगा बच्चों, DNA पड़ा होगा। और जीन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। तो इसकी जो क्लोनिंग साइट्स होती है या इसकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो एक जगह ऐसी आती है जिसके ऊपर जो बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है, वही क्या एक्ट कर रही होती है, इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट साइट्स का नाम दिया हुआ है। साइट फॉर PST1, PUVL एंड SAC1 आर फाउंड इन एम्पिसिलिन एंड BAMHI एंड HIND3 इन टेट्रासाइक्लिन। तो ये डिफरेंट साइट्स बताई हुई हैं जो कि प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके ऊपर आके जो है वो क्या आती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो है PSTI ये क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, यानी यहाँ पे आके क्या एक्ट करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा। लेकिन इसी जीन्स के अंदर क्या होती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होती है, यानी इसके ऊपर एम्पिसिलिन जो है वो आके एक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह EcoRY भी क्या है, ये एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर आके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा, लेकिन ये आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी होती है। तो इस तरह डिफरेंट साइट्स बताई हुई हैं जिसके थ्रू जो है वो जो कि बेसिकली जीन्स की रेजिस्टेंस की साइट भी हैं और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन साइट भी हैं। और ये उन्होंने बताया हुआ है रीजन ऑफ रेप्लिकेशन का बताया हुआ है। और ये क्या है, एक PBr322 है विच इज़ एन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्लाज्मिड। अब नेक्स्ट बच्चों उन्होंने बताया हुआ है कि आपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसे बनाना है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या था, प्लाज्मिड था, ऐसे ही है। अब इसके साथ ही आपने इसके अंदर इंसर्ट करनी है अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्लाज्मिड आपने एक जगह से कट करना है, ये वाला पोर्शन लेट्स सपोज कट हो गया है। अब इसके अंदर आपने क्या कर देना है, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड बनेगा इसको आप क्या नाम दे देंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का नाम दे देंगे। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड में आ चुकी है। अब इस प्लाज्मिड को उठा के आपने किस में डालना है बच्चों, एक बैक्टीरियल सेल में डालना है, एक होस्ट सेल में डालना है। अब उस बैक्टीरियल सेल का क्या काम होगा कि जब जब वो डिवाइड होगा साथ ही साथ ये क्या होगा, ये प्लाज्मिड और ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये भी डिवाइड, ये जो प्लाज्मिड है ये क्या करेगा, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस होस्ट सेल के अंदर ले आएगा और इस होस्ट सेल के अंदर जाके ये क्या करेगा बच्चों, डिवाइड, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे ही ये भी डिवाइड करता रहेगा और आपके पास जो जीन्स हैं वो प्रोटीन्स बनाती रहेंगी, ठीक है। सो क्लोनिंग ऑफ डिजायर्ड जीन थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA
DNA technology involves the formation of recombinant DNA, transformation into a suitable expression system by the recombinant DNA and identification of transformed clone. क्लोनिंग का मतलब क्या है कि आपको क्या चाहिए, कॉपीज़ चाहिए, किसकी, डिज़ायर्ड जीन की, ठीक है। और ये कैसे होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। इसमें होता ये है कि सबसे पहले आपने क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वेक्टर डीएनए को आपस में क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम। प्लाज्मिड को आपने डाल देना है। सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होगा बच्चों, कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, ठीक है, बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। उसके बाद आपने इसको ट्रांसफॉर्म क्लोन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि हम लोगों ने देखा था पीछे मार्कर्स वगैरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन सेंसस से आपको पता चल जाएगा कि ये जीन इसके अंदर चली गई है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाना है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज द आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड रेलेवेंट वेक्टर। सबसे पहले तो आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, उसको आइसोलेट करना है और अपना वेक्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेक्टर में मैंने आपको बताया था प्लाज्मिड भी हो सकता है, लैम्डा फेज भी, कॉस्मिक, जो भी हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़े थे। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लीव डायरेक्टली फ्रॉम द जीनोम बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस विद स्पेसिफिक स्टिकी एंड, और इट मे बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये दोनों मेथड्स हम लोग देख चुके हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डालें और सेल में से वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लें, या फिर आप क्या करें कि आप जो है वो कर लें मैसेंजर आरएनए से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसके थ्रू आप क्या बना लें, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लें। अब क्या करना है आपने, देन स्पेसिफिक वेक्टर प्लाज्मिड हैविंग सम रिस्ट्रिक्शन साइट इज ऑल्सो क्लीव विद सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाय विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लीव। अब उसके बाद आपने प्लाज्मिड को काटना है, ठीक है। प्लाज्मिड को भी आप कैसे ही काटेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ही काटेंगे, जैसे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा था, ठीक है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ये जो प्लाज्मिड है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। तो रिस्ट्रिक्शन साइट अगर इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसके ऊपर भी क्या एक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे और उसको उस रिस्ट्रिक्शन साइट से क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। सो दैट कंपैटिबल स्टिकी एंड्स कैन बी प्रोड्यूस। तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा होगा उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप प्लाज्मिड के एक पर्टिकुलर पोर्शन को काट देंगे ताकि स्टिकी एंड्स बन सके। स्टिकी एंड्स क्यों बन सके, ताकि ये दोनों जाके फिर आपस में कंबाइन हो सके। नेक्स्ट, बोथ वेक्टर्स एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर इंक्यूबेटेड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज। उसके बाद आप इन दोनों को क्या करते बच्चों, जीन ऑफ इंटरेस्ट को और इस प्लाज्मिड को एक जगह पे डाल दें, ठीक है, और उसके अंदर आप क्या डाल दें, डीएनए लाइगेज अटैच कर डाल दें, ठीक है ना। डीएनए लाइगेज किसके तौर पे काम करेगा, ग्लू के तौर पे काम करेगा, जो कि इन दोनों के दरमियान क्या बना देगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को दोबारा से बना देगा। व्हेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लाइगेटेड to plasmid at the complementary sticky ends, the resultant plasmid is now called as recombinant plasmid। अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो गया, अटैच हो गया किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, ठीक है ना, अपनी स्टिकी एंड्स के ऊपर जब वो दोनों अटैच हो चुके हैं तो अब जो प्लाज्मिड है उसको आप क्या नाम दे देंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का नाम दे देंगे या वेक्टर का नाम दे देंगे। मॉलिक्यूलर ग्लू जो कि डीएनए लाइगेज थी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर। किस दोनों के दरमियान बच्चों, एक तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था और दूसरा प्लाज्मिड था, ठीक है ना। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को दोबारा बनाता है, जैसे एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे, डीएनए लाइगेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को दोबारा बनाएगा बिटवीन टू एडिशन न्यूक्लियोटाइड एंड जस्ट जॉइन टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, ग्लू का नाम दे दिया। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट डीएनए लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स, और यहाँ पे वो टू डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या था, एक तो जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड या फिर कोई भी वेक्टर, दैट आर एनील्ड बाय द स्टिकी एंड, ठीक है ना। उनको दोबारा से ज्वाइन कैसे कर दिया जाएगा, स्टिकी एंड्स के थ्रू ज्वाइन कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम। अब जब आपने इसको डाल दिया ना बच्चों, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुका है तो अब प्लाज्मिड हवा में रह के तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसने किसी न किसी सेल के अंदर जाना होगा, और वो सेल क्या होगा, वो होस्ट सेल होगा, और उसको आप क्या नाम दे देंगे, एक्सप्रेशन सिस्टम का नाम दे देंगे। प्लाज्मिड्स आर यूजुअली मेड रिकॉम्बिनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट क्यों बनाया जाता है, ताकि आपके पास क्या आ सके, स्पेसिफिक प्रोटीन्स आ सकें एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। और वो कैसे आएंगी प्रोटीन्स, जब आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है ना, इन नेचुरल एक्सप्रेशन सिस्टम। और नेचुरल एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होगा, कोई ना कोई बैक्टीरियल सेल होगा। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि एक ह्यूमन सेल है और इस ह्यूमन सेल का ना आपके पास एक जीन हमें चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन सेल को एक प्रोटीन बनानी है। अब ये ह्यूमन सेल अपनी प्रोटीन सही से नहीं बना रहा, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ से इसका डीएनए उठाएंगे विच इज़ द बेसिकली द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब आपने उठा लिया और आपने बैक्टीरिया से क्या उठाया, प्लाज्मिड उठाया, अब इन दोनों के ऊपर आपने क्या एक्ट करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लिया और प्लाज्मिड का एक पोर्शन यहाँ से निकाल लिया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों एक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास क्या होंगी, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी।
अब जब इसके अंदर यहाँ से आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है और यहाँ से कटा हुआ प्लाज्मिड आ चुका है, तो अब आपने इनको क्या करना है, एक जगह पे डालना है और साथ ही आपने क्या डाल देनी है, डीएनए लाइगेज अटैच कर देना है, डाल देना है। तो जब डीएनए लाइगेज आप डालेंगे तो ये डीएनए लाइगेज इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के साथ क्या कर देगा, अटैच करा देगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया होगा, वो स्टिकी एंड दोनों पे सेम बनाएगा, ठीक है। दूसरा डीएनए लाइगेज का काम क्या है कि उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनाने हैं। तो अब ये जो प्लाज्मिड आया ना बच्चों, ये प्लाज्मिड कौन सा हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ने हवा में नहीं रहना, इसने किस में जाना है, किसी ना किसी सूटेबल होस्ट में जाना है, एक्सप्रेशन सिस्टम में जाना है। अब वो सूटेबल होस्ट क्या होगा, वो बैक्टीरिया ही होगा। बैक्टीरिया के अंदर आपने क्यों डाला है बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया एक, अगर आपके पास लेट्स सपोज 20 मिनट गुजरते हैं ना, तो आपके पास बैक्टीरिया के 200 न्यू कॉपीज़ बन जाती हैं। तो जब 200 न्यू कॉपीज़ बन जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि 20 मिनट के बाद 200 बैक्टीरिया आपको इस तरह के मिलेंगे और उन 200 बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के 200 प्लाज्मिड्स पड़े होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक जीन थी तो अब आपके पास 200 जीन्स आ चुकी हैं। बात समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ पे जीन जो है वो एक जीन 10 प्रोटीन्स बना रही थी तो अब 200 जीन्स आ चुकी हैं, तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा प्रोटीन्स बना रही होंगी। तो कम वक्त में आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मकसद ये था कि आपने ये सारी कहानी डाली क्यों है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए थी, आपको एक्सप्रेशन ज़्यादा चाहिए थी। जीन एक्सप्रेस हो रही है ना, प्रोटीन्स बन रही है, तो उसका मतलब है जीन की एक्सप्रेशन हो रही है। और वो जीन की एक्सप्रेशन क्यों हो रही है, क्योंकि अब आपके पास जीन ज़्यादा हो चुकी हैं। वो जीन ज़्यादा क्यों हुई हैं, क्योंकि आपने उसको किसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही बातें आगे उन्होंने एक्सप्रेशन सिस्टम में भी बताई होंगी। एक्सप्रेशन सिस्टम में भी सूटेबल सेल ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज अ होस्ट फॉर द रिकॉम्बिनेशन, ये होस्ट के तौर पे काम कर रहा है ना, वेलकम कर रहा है उसको। और फॉर इट्स क्लोनिंग क्यों कर रहा है, ताकि ये क्लोन मल्टीप्लाई हो सके और एक्सप्रेस हो सके। देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एक्सप्रेशन सिस्टम ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वेक्टर विच इज बीइंग यूज्ड व्हाइल मेकिंग रिकॉम्बिनेंट। तो होस्ट आपने वही सिलेक्ट करना है जो कि आपके पास वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पे अब आपने वेक्टर कौन सा उठाया था, प्लाज्मिड उठाया था बैक्टीरियल सेल से, तो होस्ट भी आपने क्या रखा है, बैक्टीरियल सेल ही रखा है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एन आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम इज इट्स शॉर्ट जनरेशन टाइम। आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम वो होता है जिसकी जनरेशन टाइम शॉर्ट हो एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इट्स सेलुलर एंड जेनेटिक सिस्टम, यानी कि उसका जो सेलुलर और जेनेटिक सिस्टम हो वो बहुत ही सिंपल हो। अब शॉर्ट जनरेशन टाइम का मतलब क्या है बच्चों, यही कि 20 मिनट में 200 कॉपीज़ बन रही है, मल्टीपल कॉपीज़ बने छोटे से टाइम में, शॉर्ट इंटरवल में आपके पास बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बन रही हों। तो एक तो वो एक्सप्रेशन सिस्टम आपके पास आइडियल होगा और दूसरा उसके अंदर कोई इतना जेनेटिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स ना हो या सेलुलर सिस्टम उसका कॉम्प्लेक्स ना हो। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होता, उसका जेनेटिक मटीरियल तो वैसे ही साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स कर रहा होता है। सो बैक्टीरिया सेल एक्ट एज एन आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो आइडियल एक्सप्रेशन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशन सिस्टम में उन्होंने क्या बताया हुआ है, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू द इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द एक्सप्रेशन सिस्टम व्हिच कैन बी परफॉर्म बाय पुटिंग द एक्सप्रेशन सिस्टम द बैक्टीरियल सेल दैट रिलेटिवली कंटेन नो प्लाज्मिड एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द सेम मीडियम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम का मतलब एक्सप्रेशन सिस्टम को आपने ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट करना है किसके अंदर, एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर इंसर्ट करना है। और वो तभी होगा जब आपने जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा और जो बैक्टीरियल सेल होगा जिसके अंदर अपना प्लाज्मिड नहीं है उनको एक जगह पर डाल दें, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया आपने डाल दिया है और ये आपने क्या डाल दिया है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डाल दिया है। तो एक जगह पे जब आप डालेंगे तो ये प्लाज्मिड ऑटोमेटिकली किसके अंदर चला जाएगा, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा, सही है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये न्यूक्लियोलाइड था, प्लाज्मिड नहीं था। सो बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड स्पेशली इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड विच मेक देम मोर परमिएबल। तो यहाँ पे आपने क्या डाल देना है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड डाल देना है इस कंटेनर के अंदर। जब आप कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे तो ये बैक्टीरियल सेल ना ज़्यादा पेनिट्रेबल हो जाएगा। पेनिट्रेबल का मतलब है कि ये अलाउ करेगा कि इसके अंदर ये प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाए। सो देयरफॉर एज अ सेल रिप्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉन फॉर्म्स, जैसे ही अब क्या हुआ है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये जो है वो ये न्यूक्लियोलाइड था, ठीक है, और ये इसके अंदर वो प्लाज्मिड आ चुका है। अब जैसे जैसे ये बैक्टीरिया की 2 कॉपीज़ बनेंगी वैसे वैसे ही आपके अंदर ये जो प्लाज्मिड है इसकी भी कॉपीज़ बनती रहेंगी, ठीक है। एंड ईच न्यू सेल कंटेन एटलीस्ट 1 प्लाज्मिड, ऐसे ही होगा कि हर सेल के अंदर एक ना एक प्लाज्मिड तो लाजमी हो गई होगा। देयरफॉर ईच ऑफ द बैक्टीरियल सेल कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट, हर बैक्टीरियल सेल के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता रहेगा जो कि फिर क्या करेगी, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी और अपने प्रोडक्ट्स बनाने लग पड़ेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो उन्होंने बताया हुआ है वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म क्लोन। द ट्रांसफॉर्म क्लोन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एडिंग अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो प्लाज्मिड आ चुका है या इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो आप इसके ऊपर क्या डाल दें, एंटीबायोटिक डाल दें। पहले जब इस सेल के अंदर आप एंटीबायोटिक डालते थे तो ये सेल क्या हो जाता था, किल हो जाता था। अब जब आप इसके ऊपर एंटीबायोटिक डालेंगे तो ये सेल किल नहीं होगा, जो कि ये शो करेगा कि इसके अंदर वो चीज़ चली गई है क्योंकि इसके अंदर वो प्लाज्मिड आ चुका है।
for which resistant gene is found in the plasmid to the medium. As the transformed clone has got resistance against the antibiotics, so it remain alive. अगर resistance आ चुकी है तो उसका मतलब है वो ट्रांसफॉर्म क्लोन अलाइव रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ठीक है। और जो अनट्रांसफॉर्म क्लोन्स होंगे वो किल हो जाएंगे एंटीबायोटिक से। फ्रॉम दिस ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल द क्लोन जीन कैन बी आइसोलेटेड फॉर फर्दर। इस बैक्टीरियल सेल में जब जिसमें क्लोनिंग हो चुकी है, अब इससे आप बेशक जीन को निकालते रहें, इसकी प्रोटीन्स को यूज़ करते रहें, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए वो यूज़ होता रहेगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। इसको एक कहानी के तौर पे लें कि किस तरह से आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले आइडेंटिफाई किया है, फिर उसको सेपरेट किया है। सेपरेट कैसे किया है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू किया था, ठीक है। जब उसको सेपरेट कर लिया तो आपने फिर उसको एक गाड़ी में बिठाना है, ठीक है। और वो गाड़ी क्या है? प्लाज्मिड है, वो वेक्टर है। वेक्टर आप यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट वेक्टर्स का नाम दिया हुआ था, यहाँ पे आपको प्लाज्मिड का बताया हुआ है क्योंकि प्लाज्मिड ही जो है वो नेचुरली मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ था, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद प्लाज्मिड और डीएनए को कैसे आपने जीन को कैसे इंसर्ट किया था, फिर उसको कैसे एक्सप्रेस हुआ था, ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल से बुक से पढ़ाई हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं सेपरेट आपको टॉपिक पढ़ाती तो आपको बुक से उसको रिलेट करना मुश्किल हो जाता। एक एक लाइन मैंने इसीलिए पढ़ाई है ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। और अगर आपको लगता है बच्चों कि आपको मेरे लेक्चर से हेल्प मिल रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपका टॉपिक जल्द से जल्द कवर हो और आपको जो है वो मेरी वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।